हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज जो हमारा वीडियो डिस्कशन है वो आपको पता होगा कि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम चल रहा है, मेंस एग्जामिनेशन, और आज उसका जीएस पेपर 4 संपन्न हुआ है। तो वही पेपर मैं आपके सामने दिखाने वाला हूँ और ये बताने वाला हूँ कि जो हम लोग का आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो हम लोग चला रहे हैं यूपीएससी हिंदी से, ठीक है, वो यूपी पीसीएस के लिए तो किस तरह से एकदम मतलब वरदान बन के सामने आया है। और मैं आपको पहले बता दूं कि जो हम लोग का जो 2019 वाला जो बैच था यूपी पीसीएस से पहले, उसमें से जो 15 बच्चों का ही केवल बैच था। और आप पता भी कर सकते हैं, आप उसकी कॉपीज़ भी देख सकते हैं, ऑलरेडी हम लोग ने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया है। उसमें से 4 लोग की इंटरव्यू कॉलिंग आ चुकी है वहाँ से, ठीक है। तो ये बहुत एक बढ़िया रिजल्ट माना जाता है, बेहतरीन रिजल्ट माना जाता है। 15 लोग के बैच में से 4 लोग की इंटरव्यू कॉलिंग आई है इस बार। और मैं आपको फिर से दिखा दूं कि ये देखिए जो आज का पेपर है यूपी पीसीएस का जो पेपर हुआ है, ठीक है, जीएस पेपर 4 के किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और किस तरीके के जो हम लोग ने डिस्कशन किया है, जो मेरे नोट्स थे और किस तरीके से उससे क्वेश्चंस आए हैं। तो आप एक बार पूरा देखिए इस वीडियो को, 20 मिनट का वीडियो होगा अधिक से अधिक, ठीक है। तो इसको एक बार देखने का प्रयास करिए। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन था वो डायरेक्ट सिलेबस से उठाया गया सीधा। आप देखेंगे सीधे सिलेबस में पूछा गया है। सिलेबस अगर आप यूपीएससी का सिलेबस उठा लें और देखूं, अगर मेरे पास 1 मिनट में सिलेबस एक बार देखता हूं, ठीक है, अभी मेरे पास करंट में सिलेबस नहीं है यहाँ पे। तो आप देखेंगे सिलेबस उठाएंगे तो मुझे याद है, लेकिन सिलेबस का सीधे एक पॉइंट ही है कि परिवार, समाज और शिक्षण संस्थानों की भूमिका की बताइए, ठीक है, मूल्य सृजन में। ये सिलेबस का सीधे पार्ट है, वहीं से सीधे उठा लिया गया है। तो भाई परिवार क्या करता है, ठीक है, परिवार में माता पिता होते हैं, माता पिता किस तरह से सहिष्णुता सिखाते हैं। आप पिता के साथ कहीं घूमने जा रहे हो और पिता आपको कहते हैं कि बेटा चोरी मत करना, कहीं दुकान पे जा रहे हो, ठीक है, पिता आपको कहते हैं कि बड़ों का सम्मान करो, ठीक है। एकदम बिल्कुल अप्लाइड क्वेश्चन है डायरेक्ट। आप देखेंगे कि आप पिता के साथ जाते हैं, माता के साथ भी लिख दीजिएगा, जैसे माता से आप क्या सीखते हैं, ममता सीखते हैं, ठीक है। पिता आपके साथ जाते हैं, ट्रैफिक लाइट अगर क्रॉस करते हैं और क्या हुआ, ट्रैफिक लाइट तोड़ के चले गए, तो आप कैसे मूल्य विकसित करेंगे, कानूनों का अनुपालन न करने वाला मूल्य विकसित करेंगे। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल दे कि आप परिवार, समाज और शिक्षण संस्थान, जैसे शिक्षण संस्थान में बात करूं, खेल कूद इत्यादि आयोजित किया जाता है। तो इस तरीके से है ना, जो शिक्षक होते हैं वो बच्चों को अनुशासन सिखाते हैं। इस तरीके से आप मूल्यों का आराम से डिस्कशन कर सकते हैं और बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। और हम लोग ने, बल्कि जो हम लोग का आंसर राइटिंग प्रोग्राम था उसमें हम लोग ने जटिल क्वेश्चन पूछा था, मतलब इसको यही पूछा था, परिवार, समाज और शिक्षण संस्थानों की भूमिका पूछी थी। लेकिन हम लोग ने मूल्य सृजन की जगह उसको और टफ बना दिया था कि हम जिस पर्यावरण में होते हैं उसी पर्यावरण से सीखते हैं। तो हम लोग ने इस क्वेश्चन को टफ बना के पूछा था, लेकिन यूपीपीसीएस में डायरेक्ट प्रश्न आया हुआ है। फिर सेकंड प्रश्न सीधे सीधे सूचना के अधिकार की भूमिका पूछा है। शासन में पारदर्शिता के लिए सूचना के अधिकार की क्या भूमिका है। तो आपको पता ही है भाई, आप ये अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे सूचना है, ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट लिख लीजिए, यहाँ पे बिजनेस लिख लीजिए, यहाँ पे कंज्यूमर लिख लीजिए और यहाँ पर बिजनेस लिख दीजिए। और ये सूचना क्या करता है, सभी में, तीनों चीज़ों में जो सूचना का अधिकार वो पारदर्शिता लाता है, आप इसको बता सकते हैं। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप चाहें तो सेकंड एआरसी को कोट कर सकते हैं कि सेकंड एआरसी ने सुशासन की कुंजी मानी है, ठीक है। लिखा है की फॉर गुड गवर्नेंस, ठीक है, की फॉर द गुड गवर्नेंस माना है सूचना के अधिकार को। तो आप यहाँ से सीधे कोट करके लिख सकते हैं। इसी प्रकार मैं अगर तीसरे क्वेश्चन की बात करूं कि बेईमान अधिकारियों के अभियोजन के लिए सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता भ्रष्टाचार के लिए एक सुरक्षा की ढाल है, इस कथन का परीक्षण कीजिए, ठीक है। डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए आपको पता होगा कि जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आया है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 2019, ठीक है, उसमें यही प्रावधान है ना, कि बेईमान अधिकारी, जो भी अधिकारी हैं, अगर उनके ऊपर कोई अभियोजन चलाना है आपको, तो आपको सरकार से पूर्व परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब इसको आप आराम से डिस्कशन कर सकते हैं कि भाई पूर्व परमिशन लेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे डिले होगा परमिशन में, तो इनमें उत्तरदायित्व की कमी होगी। इस क्वेश्चन की मैं एक बार शॉर्ट में अगर स्ट्रक्चरिंग आपको बता दूं एक बार, खैर मैं आज ये डिस्कशन करने वाला नहीं था, लेकिन मैं फिर भी शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। देखिए आप किस तरीके से इनोवेटिव आंसर थोड़ा लिखते हैं, एक बार इसको देखिए। तो जैसे मैं बात करूँ कि भ्रष्टाचार, ठीक है, तो भ्रष्टाचार अगर आप देखेंगे तो सेकंड एआरसी ने भ्रष्टाचार को डिफाइन किया, और इसीलिए मैंने बार बार कहा कि सेकंड एआरसी अवश्य पढ़िए, देखिए, मैंने वीडियोस भी बनाए हैं उस पर, तो आप उसको भी देख सकते हैं किस तरीके से पढ़ना है सेकंड एआरसी। तो भ्रष्टाचार क्या बताया है सेकंड एआरसी ने, भ्रष्टाचार को बताया सेकंड एआरसी ने मोनोपोली यानी एकाधिकारवाद, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एकाधिकारवाद, प्लस, ठीक है, प्लस बताया डिस्क्रिशनरी पावर, यानी आप इसको कह सकते हैं विवेकाधीन शक्तियां, माइनस अकाउंटेबिलिटी, यानी अकाउंटेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, जवाबदेही, ठीक है, ये हो गया जवाबदेही। इन्हीं 3 हेडिंग से आप आंसर लिख सकते हैं। देखिए इसको इससे समझिएगा, बेईमान अधिकारियों के विवेचन के लिए सरकार की स्वीकृति लेनी है,
यानी ये क्या कर रहा है, एकाधिकारवाद को बढ़ावा दे सकता है, ठीक है। ये विवेकाधीन शक्तियों के दुरुपयोग को बढ़ावा दे सकता है, और ये क्या करेगा आप समझ सकते हैं, ये राजनीतिक और अधिकारी गठजोड़ को बढ़ावा देगा, और ये जवाबदेही में कमी करता है। तो ये तीन चीज़ों से आप, ये जो मैंने डिफिनीशन बताई भ्रष्टाचार की, इससे ही आप पूरा आंसर ये कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 150 भी नहीं, 125 शब्दों में लिखना है तो इतना बहुत है, और आप 2-4 एग्जाम्पल डाल सकते हैं लाइफ के, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, ये भी बिल्कुल सिलेबस का डिक्टो उठाया हुआ क्वेश्चन है कि निष्पक्षता और प्रतिबद्धता, इसकी विवेचना कीजिए सिविल सेवा के संदर्भ में। तो इसकी 15 वर्ड्स की डिफिनीशन मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि 15 वर्ड की डिफिनीशन लिखिए, ठीक है, और उठा के आंसर लिख दीजिए, ठीक है। 5वां प्रश्न जो है केस स्टडी है, बहुत छोटी सी है ना, यूपीएससी में कभी ऐसी केस स्टडी नहीं पूछता है। यहाँ पे बोला एक कर्मचारी अपने कार्यालय में रिश्वत ले रहा था, उसके अधिकारी ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। अधिकारी जानता है कि यदि उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है तो उसके वृद्ध माता पिता बेघर बेसहारा हो जाएंगे, इसलिए अधिकारी ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया। कल्पना कीजिए कि आप वही अधिकारी हैं, तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे, विस्तृत चर्चा कीजिए। तो आप अधिकारी हैं, आप क्या करेंगे भाई, रिश्वत के लिए आप जीरो टॉलरेंस अपना रहे हैं, ठीक है, जीरो टॉलरेंस अपना रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। उसके अलावा आपको ये भी ध्यान देना है कि उसके वृद्ध माता पिता भी एक हितधारक हैं। तो केस स्टडी सॉल्व करने का तरीका मैंने ऑलरेडी बताया है कि आप हितधारक शुरू में बता दीजिए, फिर बता दीजिए कि भाई प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट कहता है कि यार कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, और आप किस तरह से डिसीजन लेंगे उसको आप डिस्कस कर दीजिए, ठीक है। आप जो भी डिसीजन लेंगे यहाँ पे डिस्कस कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है आप प्रशासनिक कार्यों में संवेदनात्मक बुद्धि को कैसे लागू करेंगे, व्याख्या कीजिए। तो ये जो संवेदनात्मक बुद्धि है, इमोशनल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है। आप देखेंगे, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे देखेंगे, जो मैंने 80 वीडियो मेंस आंसर राइटिंग के डिस्कशन किए हैं, उसमें करीब 4 वीडियोज में मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस को डिटेल में डिस्कस किया है। और इमोशनल इंटेलिजेंस के जो 5 अवयव होते हैं, जैसे समानुभूति, स्व जागरूकता, ठीक है, आत्म प्रेरणा, है ना, सामाजिक जो कौशल होता है, तो वो 5 अवयव के हिसाब से आप लागू कैसे करेंगे, आप यहाँ पे आराम से व्याख्या कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए सीधे सीधे अगला क्वेश्चन है कि लोक सेवक शब्द से आप क्या समझते हैं। तो ऑलरेडी ये आप देखेंगे, अगर 2019 में जो यूपीएससी का एग्जाम हुआ था, यूपीएससी का एग्जाम, उसी से डायरेक्ट उठा दिया गया है क्वेश्चन कि लोक सेवक शब्द से आप क्या समझते हैं। तो भाई सीधी बात है यार, जो लोग सरकारी सेवा में काम करते हैं या सरकार द्वारा वित्त पोषित किसी संस्थान में काम करते हैं, वो लोक सेवक हैं। तो डायरेक्ट बता दीजिए, कोई शिक्षक से लेके सिविल सर्वेंट, आईएएस अधिकारी तक सब लोक सेवक हैं। लोक सेवा के लिए आवश्यक रूप से किस प्रकार की अभिक्षमता का होना विचारणीय है। तो यहां पर आपको 2 चीज में डिफरेंस देखना है, इंग्लिश इसीलिए पढ़ना आवश्यक है, पब्लिक सर्वेंट और सिविल सर्विसेज, 2 चीज यहां पे पूछा है, और दोनों को लोक लिखा हुआ है। वास्तव में होना चाहिए था सिविल सेवा में आवश्यक रूप से किस प्रकार की अभिक्षमता होनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश देखेंगे, तो सिविल सेवा की अभिक्षमता क्या होनी चाहिए, इसका मैंने ऑलरेडी ये मैंने YouTube पे भी डिस्कशन किया है, और हम लोग ने इसके आंसर राइटिंग में भी डिस्कस किया था। मैंने ऑलरेडी बताया था कि GS 1 2 3 4 का जो सिलेबस होता है, जो यूपीएससी पूछती है, वही आपके अंदर एप्टीट्यूड होना चाहिए, तभी तो यूपीएससी आपसे पूछ रही है। मतलब आपके अंदर तार्किक क्षमता होनी चाहिए, आपको समसामयिकी का ज्ञान होना चाहिए, आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि सरकार की नीतियाँ क्या चल रही हैं। तो उस आधार पर आप इसको भी आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, सहिष्णुता और सहानुभूति, टॉलरेंस एंड कंपेशन, अभिवृत्ति और अभिक्षमता को बताएं। तो ये बिल्कुल टू द पॉइंट सिलेबस का जो है उसको उठा लिया गया है, और सिलेबस से ही प्रश्न बनाकर पूछ दिया गया। मतलब सिलेबस में जो वैल्यूज दिए हुए हैं, मूल्य दिए हुए हैं, और मैंने सजेशन भी दिया था कि 5 जो शब्द का है, ये जो जितने सिलेबस के पॉइंट्स हैं उसको आप क्या करिए, 15-15 शब्दों में रट लीजिए, ठीक है। तो वही उठा के डायरेक्ट पूछ देगा, डिफरेंस पूछ देगा, तो आराम से आप डिफरेंस 1-2 एग्जांपल देके कि भाई सहिष्णुता का कोई एग्जांपल दे दीजिए, कोई सिविल सेवक सहिष्णु है तो उसने क्या किया, और सहानुभूति है तो उसने क्या किया, ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ एग्जांपल आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कमजोर वर्गों के प्रति सहिष्णुता और करुणा के मूल्य लोक सेवा में किस प्रकार अभिव्यक्त होते हैं, उपयुक्त उदाहरणों के साथ व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो किस तरह से जो ये है सहिष्णुता और करुणा का मूल्य अभिव्यक्त होगा, किस प्रकार से अभिव्यक्त होगा, पारदर्शिता के रूप में, जवाबदेहिता के रूप में, ठीक है, दक्षता के रूप में, उसको आप आराम से इसको डिस्कस कर सकते हैं, और 2-4 एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल की मैंने एक सीट तैयार की है और मैंने शेयर भी किया है यूपीएससी हिंदी चैनल पे, आप वहाँ पे देख सकते हैं। मैंने पहले ही ऑलरेडी शेयर किया था, इसीलिए पेपर से पहले। जैसे कुछ जो इंपॉर्टेंट मूल्य है, जैसे आप कह सकते हैं एक शशांक अला हैं मिजोरम की, उनका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, इनको केस स्टडीज देखिएगा, ठीक है। मनोवृत्ति परिवर्तन में विश्वास उत्पादक संचार के महत्व की व्याख्या कीजिए, परसुएसिव कम्युनिकेशन मनोवृत्ति परिवर्तन में, तो आपको पता होगा, और ये भी हम लोग ने केस स्टडी के माध्यम से बहुत सारे डिस्कशन किए हैं, ठीक है। तो मैं इसीलिए बार बार कहूँगा कि आप अगर यूट्यूब चैनल पे ही हम लोग ने जितने एथिक्स के
क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अगर आप वही देख लेंगे तो ये पेपर आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब इस पेपर में आपको थोड़ी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो विश्वासोत्पादक संचार क्या होता है कि भाई परसुएसिव कम्युनिकेशन, मतलब मोदी जी आपसे अगर बोल रहे हैं कि यार घंटा वो बजाओ, थाली बजाओ, कोरोना भाग जाएगा, तो आप थाली बजा रहे हैं, तो यही है विश्वासोत्पादक संचार। और आपकी मनोवृत्ति कैसे परिवर्तित हो जाती है उसी को आपको डिस्कशन करना है। जैसे स्वच्छ भारत अभियान में किस प्रकार किया गया, तो एक दो एग्जाम्पल लेके आप इसको आराम से डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है ईमानदारी क्या है? शासन में ईमानदारी के दार्शनिक आधार की स्पष्ट व्याख्या कीजिए। तो देखिए ये प्रश्न सीधे सीधे यूपीएससी से उठाया गया है। आप एक बार यूपीएससी का 2013 या 14 का प्रश्न देखें, मुझे तो याद है कि यूपीएससी में पूछा गया एग्जैक्टली, ठीक है, लेकिन किस वर्ष पूछा गया ये मुझे याद नहीं है, तो आप इसको एक बार अवश्य देखें, ठीक है, कि किस वर्ष का ये पूछा गया। तो आप आराम से बता सकते हैं ईमानदारी क्या है। ये ध्यान रखें, प्रॉबिटी है इंग्लिश में, ठीक है, तो एक बार इंग्लिश अवश्य पढ़ें। प्रॉबिटी और ऑनेस्टी में डिफरेंस होता है, ठीक है। सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को प्रॉबिटी कहते हैं, तो इसको आप आराम से डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। और दार्शनिक आधार मतलब आप कई जो कांट है, मैकियावेली है, इसके अलावा जो क्या बोलते हैं आप, रॉल्स का न्याय का सिद्धांत, चाणक्य के सिद्धांत आधार पर आप डिस्कशन कुछ कर सकते हैं यहाँ पर। दार्शनिक आधार, आचार संहिता के किन 5 सिद्धांतों को आप प्राथमिकता प्रदान करेंगे और क्यों, विवेचना कीजिए। तो कौन कौन से जो 5 सिद्धांत हैं, जैसे अनामिकता का सिद्धांत आपको पता होगा, सिविल सेवा के लिए है, ठीक है, आचार संहिता। और यहाँ पे आप चाहें तो इंट्रोडक्शन में ये बता सकते हैं कि सिविल सेवा कोड ऑफ कंडक्ट 1964 यह है आचार संहिता। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज अगर आपको याद है ना, तो आप वो बता सकते हैं कि जैसे जवाबदेहिता का सिद्धांत, अनामिकता का सिद्धांत, ठीक है, पारदर्शिता का सिद्धांत, 2-4 चीज़ें यहाँ पे आप उठा के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, है ना। अगला देखते हैं, गीता का अनासक्त योग क्या है, सिविल सेवकों के लिए क्या संदेश देता है, व्याख्या कीजिए। तो अनासक्त योग, अब देखिए ये एग्जैक्टली क्वेश्चंस करा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अनासक्त योग क्या है भाई, सबको पता है कि अनासक्ति मतलब लालच नहीं करना, ठीक है, किसी के प्रति आसक्ति नहीं रखना, वही होगी अनासक्ति। और इसी को आप थोड़ा सा लिख सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल डाल सकते हैं, जैसे अनासक्ति क्या करती है, आपको संवेदना आपके अंदर लाती है ना। अनासक्ति आपके अंदर क्या करती है, किस प्रकार का संदेश देती है, तो उसको आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स आप चाहें तो यहाँ पे दे सकते हैं, कि जैसे अशोक खेमका का एग्जांपल दे सकते हैं कि भाई इनके देखिए, इनके अंदर अनासक्ति का भाव है, तो इनको इतना भी स्थानांतरण किया जा रहा है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये भ्रष्टाचार के विरोध, मतलब ये कह सकते हैं आप जीरो टॉलरेंस है, ठीक है, ईमानदार है, पूरी तरह से ईमानदार है, इनका एग्जाम्पल दे सकते हैं आप राज यादव का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि अनासक्ति है, तो इन्होंने क्या किया, सिक्किम में 5 गाँव को गोद लिया, ठीक है। आप चाहें तो एक अवनीश शरण है IAS, ठीक है, संदीप नांदोरी हैं, संदीप नांदोरी का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि थूथुकुडी में इन्होंने क्या किया, इन्होंने कैफे एबल चलाया। तो 2-4 एग्जाम्पल के साथ आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। कांट का कर्तव्य के लिए कर्तव्य सिद्धांत क्या है, तो ये देखिए, ये तो एग्जैक्टली मेरे नोट से एग्जैक्टली पूछा गया है, ठीक है। और मैं नोट से एक बार दिखा देता हूँ, अगर यहाँ पे मुझे दिख जाता है तो, है ना। एक सेकेंड, कहाँ है, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे अगर तो ओके, ये GS4 के नोट्स है ना, कहाँ चला गया था मैं, मेंस के नोट्स ये रहे, हाँ GS4 का ये रहा मेरे पास नोट्स। यहाँ पे आप देखेंगे शुरू में ही, है ना, ये मेरे नोट्स है। और यहाँ पर ये देखिए कांट के, हाँ मैं कहाँ भटक गया था, कांट के जो ये सिद्धांत है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर सीधे सीधे दिया है, ठीक है। कर्तव्य हेतु कांट के 3 सूत्र आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी ये एकदम टॉपिक ही मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है। कर्तव्य के लिए कर्तव्य कि अंतरात्मा हमें निरपेक्ष आदेश देती है और हमें उस आदेश के पालन की प्रक्रिया में कर्तव्य करना चाहिए। और फल के बारे में सोचना भी अनैतिक है, निष्काम कर्म। इन्होंने धर्म को नैतिकता से अलग करने का प्रयास किया, ठीक है। यहाँ पर कांट का नीति शास्त्र भी डिस्कस किया हुआ है और कर्तव्य हेतु कांट के 3 सूत्र भी बताए। एग्जैक्टली आपको ये लिखना था और इसका अप्लीकेशन आपको बता देना था, ठीक है। तो ये आपका देख रहे होंगे आप, कांट के कर्तव्य के लिए कर्तव्य सिद्धांत एग्जैक्टली वही का वही उठा के रख दिया गया है। इसके बाद अगला एक छोटी सी केस स्टडी है, आप इसको देख लें। केस स्टडी में कुछ बताया गया है, वो आप इसको पढ़ें एक बार, बहुत ही ईजी केस स्टडी है, ठीक है। अगली मैं बात करूं तो क्रोध, ये भी यूपीएससी का एकदम बिल्कुल यूपीएससी से छाप दिया गया। 2017 का आप पेपर देखें, 2017 का यूपीएससी में बिल्कुल यही प्रश्न पूछा गया था और वही उठा के यहाँ पर छाप दिया गया है। अगला प्रश्न भी है
ऐसा कहा जाता है कि सरकारी अफसर घूस इसलिए लेते हैं क्योंकि लोग उन्हें घूस देते हैं। यदि घूस देना बंद कर दें तो घूस की समस्या समाप्त हो जाएगी। तो आप देखेंगे जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है 2019, उसमें यह प्रावधान किया गया कि घूस लेने के साथ घूस देने वाले को भी अपराधी माना जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप यूज़ करके, इसका कॉन्सेप्ट यूज़ करके आप 2-4 एग्जाम्पल्स के थ्रू बता सकते हैं। लोक सेवकों के लिए आवश्यक बुनियादी मूल्यों को संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए। तो फाउंडेशनल वैल्यू, बिल्कुल आप चाहें तो जो सिविल सेवा का जो सिलेबस है, फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ सिविल सर्विसेज, वो उठा के यहाँ पर डाल दें। नहीं आपको याद है तो नोलन समिति, पता होगा, नोलन समिति का कुछ एग्जाम्पल उठा के डाल दें, है ना। जैसे सहानुभूति, कर्तव्यनिष्ठा, पारदर्शिता, जवाबदेही, जो भी वैल्यूज़ आपको याद है, 2-4 करुणा, दया डाल दीजिए यहाँ पर, सब बुनियादी मूल्य हैं, है ना। सामाजिक प्रभाव और अनुनय ने भारत में कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने में योगदान दिया, विवेचना कीजिए। तो बताइए, जैसे सामाजिक प्रभाव, वही मैंने कहा कि मोदी जी कहते हैं थाली बजाओ, है ना। तो किस प्रकार कोरोना वायरस के प्रसार को रोका है? आप देखेंगे कि मास्क लोग पहने हैं, लोगों में व्यवहार परिवर्तन आया है। ठीक है, व्यवहार परिवर्तन हुआ है। इन चीज़ों का आप आराम से डिस्कशन कर सकते हैं। इसने क्या किया? योगदान, जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, कम लागत में भारत को इससे निपटने में संभव बनाया, क्योंकि व्यवहार परिवर्तन हो गया और भारत एक गरीब देश है, तो हम कोरोना से निपट पाए, नहीं तो हम निपट नहीं पाते, हमारे पास स्वास्थ्य सुविधा इतनी नहीं है। तो जो महत्वपूर्ण योगदान है उसमें आपको ये पॉइंट लिखना था, बाकी आप कुछ भी अपने मन से जो लिख सकते हैं लिख लिए। अगला, आप एक लोक सेवक हैं। एक छोटी सी केस स्टडी और है, जो ऐसे प्रदेश में तैनात है जहां अभी चुनाव संपन्न हुए हैं। नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री के चुनाव घोषणा पत्र में शराबबंदी प्रमुख वादा था। ठीक है, बिहार चुनाव सोच सकते हैं आप। इस वादे को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में शराब की खरीद एवं बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। क्या सरकार को इस मामले में दखल देना चाहिए? जो ज़्यादातर के द्वारा व्यक्तिगत पसंद की इच्छा का मामला हो जाता है, तर्कसंगत रूप से समीक्षा कीजिए। तो देखिए, सीधे बताया कि शराबबंदी, एक चीज आपको तो ध्यान में रखनी है, जो सबसे बड़ी बात, आप एक लोक सेवक हैं और मुख्यमंत्री का डिसीजन है, तो आपको लागू तो कराना है। ये बात आप इंट्रोडक्शन में चाहे तो बता दें कि एक लोक सेवक होने के नाते मेरी व्यक्तिगत राय जो भी हो, लेकिन मुझे ये काम अवश्य करना है कि मुझे जो मुख्यमंत्री, जो जनप्रतिनिधित्व चुन के आया है, उसके निर्णयों को लागू अवश्य कराना है। तो ये आप चाहें तो इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं, चाहे कंक्लूजन यूज कर सकते हैं, और फिर आप बता सकते हैं कि सरकार के इसके पक्ष में तर्क आप दे सकते हैं और विपक्ष में तर्क दे सकते हैं, है ना। जैसे शराबबंदी के पक्ष में तर्क क्या हो जाएगा कि भाई नशाखोरी जो है घरेलू हिंसा इत्यादि को बढ़ावा देती है, ये सार्वजनिक स्वास्थ्य पर दबाव डालती है। तो 2-4 चीज़ें आप इस तरीके से लिख के एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको बता सकते हैं। विपक्ष में तर्क आप क्या दे सकते हैं कि ये क्या करेगा भाई, अवैध शराब की बिक्री को बढ़ावा देगा, है ना, और व्यक्तिगत पसंद का मामला है, अनुच्छेद 19 हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इस तरीके से आप डिस्कशन कर सकते हैं। तो देखिए, ये रहा आपका जीएस पेपर 4 यहाँ पे समाप्त होता है, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। कृपया इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। GS3, GS2 और GS1 भी अभी मैं जल्दी से इसको कोशिश करता हूं कि आपके सामने एक बार रख दूं, आप उसको देखिए, और जो हम लोग ने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई है उसको आप देखिए। फिर आपको समझ में आएगा कि वाकई में किस तरीके से जो है एक श्योर शॉर्ट सिलेक्शन की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं।